नेक्स्ट डिफेंस की हम बात करते हैं, वो है प्राइवेट डिफेंस। विधि के अंतर्गत स्वयं के जान माल की रक्षा और किसी दूसरे व्यक्ति के जान माल की रक्षा का आपको एक विधिक अधिकार उपलब्ध है, और यह उस बल प्रयोग का राइट है कि यदि कोई व्यक्ति आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, आपके जान माल को क्षति पहुंचाना चाहता है, तो आप उसको रोक सके। अपकृत्य विधि भी आपको ये राइट देती है, ये जस्टिफिकेशन देती है। लेकिन जीवन या संपत्ति को खतरा सन्निकट होना चाहिए, यानी इमीडिएट रूप से आपके जान और माल का नुकसान होना चाहिए, न कि बाद में। यदि संभावना है कि कोई व्यक्ति आपके जान माल को नुकसान पहुंचा देगा, तब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलता। यह प्राइवेट डिफेंस व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का जो बचाव है, यह तब प्रस्तुत किया जाता है जब आपके द्वारा बल का प्रयोग एक अटैक के रूप में नहीं, डिफेंस के रूप में हो। आप वार करने के उद्देश्य से नहीं, बचाव करने के उद्देश्य से एक्ट कर रहे हैं, तभी न्यायालय आपको क्या करेगा, कंपनसेशन देगा और आपको इस डिफेंस का बचाव देगा। बल प्रयोग का मतलब है कि बल प्रयोग युक्ति युक्त होना चाहिए। अब तथ्य और परिस्थितियां ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देती है कि आपके द्वारा जिस बल का प्रयोग किया गया था वह रीजनेबल था या नहीं। एक व्यक्ति को, एक चोर को, जो कि आपके घर में चोरी करने के लिए घुसा और बहुत एजेड है, और आप घर में 10-15 लोग जो हैं वो बहुत वर्जिश किए हुए 10-15 लोग वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने उस चोर को देख लिया और पकड़ के इतना पीटा कि वो मर गया, तो आप उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं कह सकते, क्योंकि जान माल की हानि से बचाने के लिए किए गए बल का प्रयोग ही प्राइवेट डिफेंस है। उसके अतिरिक्त किया गया बल का प्रयोग एक्सेसिव पावर ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द पीडी है, यानी कि आप यदि पीडी के राइट का एक्सेसिव यूज करते हैं तो वह जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉर्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि वो आईपीसी में भी प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आपने एक्सेसिव यूज ऑफ पावर किया है और किसी व्यक्ति को मार दिया है, तो वह एक तरीके से सदोष मानव वध की श्रेणी में आता है, अर्थात आप उसके लिए बचाव नहीं ले सकते। व्यक्तिगत जो हित है, किसी व्यक्ति के संपत्ति का जो अधिकार है, किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा का जो अधिकार है, वह आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और इमीडिएट एक्शन आपको लेना जरूरी है। और यहां पर भी वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिस बल का प्रयोग किया गया है, उस बल प्रयोग को शिथिल करने के लिए, उस बल प्रयोग को समाप्त करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तब तक तो सही है। सामने वाला व्यक्ति यदि मान लो लकड़ी से मारने की कोशिश करता है और आप सीधे उसके ऊपर गोली से फायर कर देते हैं और सीधे उसके सर पे चोट कारित कर देते हैं, तो ये एक तरीके से एक्सेसिव यूज ऑफ पीडी का अधिकार है। यानी आपने अपने व्यक्तिगत अधिकारों का जो उपयोग करना था, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का जो अधिकार था, उसका एक्सेसिव यूज किया है। ये टॉर्टियस लायबिलिटी के तहत आपको माफ नहीं करेगा। इसको समझने के लिए वर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का जो केस है वो महत्वपूर्ण है। उसमें वादी ने, प्रतिवादी जो था, उसने क्या किया, अपने बगीचे में प्रवेश को वर्जित करने के लिए फूल लगे हुए थे, तो उसने बचाव के लिए क्या कर दिया, एक स्प्रिंग गन फिट कर दी, और कोई भी ट्रेस पासर यदि बाग में प्रवेश करेगा तो उसमें वो स्प्रिंग गन जो है वो फायर करेगी। एक दिन एक बालक जो है वो अपनी मुर्गी को ढूंढने के चक्कर में बाग में प्रवेश करता है और स्प्रिंग गन के संपर्क में आने के कारण से वह गंभीर रूप से घायल होता है, और जब वो घायल हुआ तो उस फेसिंग में स्प्रिंग गन होना उसको ज्ञात नहीं था, उसको पता नहीं था कि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था लगा रखी है। न्यायालय ने प्रतिवादी का व्यक्तिगत बचाव के तर्क को अस्वीकृत कर दिया और उसे बालक की चोटों के लिए उत्तरदायी ठहराया। उसका कारण था क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं की रक्षा के नाम पर अन्य व्यक्तियों के लिए जानबूझकर खतरा उत्पन्न करने की कंडीशन नहीं पैदा कर सकता। एक व्यक्ति अपने घर के चारों तरफ एनी टाइम आग लगाकर बैठ जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर प्रवेश नहीं करे, तो ये किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म कर सकता है। ये एक्ट ऑफ ना तो नेसेसिटी है और न ही ये पीडी का अधिकार है। जब आप प्राइवेट पीडी के अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं तो कहीं पे भी आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा अधिकार जो है वह प्रहार के रूप में नहीं हो, कहीं ना कहीं वह बचाव ही हो, बचाव का उपचार हो। आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार कुछ अन्य केसेस को भी यदि हम देखें कि एक अन्य केस जो है जिसमें स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का जो केस है, जिसमें एक व्यक्ति जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा जो है वह बाजार में फेंक देता है।
और जो विलिस नाम के एक व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है। विलिस ने स्वयं को चोट से बचाने के लिए तत्काल उसे सड़क की एक ओर फेंक दिया और वहाँ पर एक विस्फोटक सामग्री की दुकान पर वह जा गिरा और अपने माल की हानि को बचाने की नीयत से दुकानदार ने वह जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर फेंका और एक व्यक्ति की आंख पर लगने के कारण से वह अंधा हो गया। अब मूलतः सिगरेट फेंकने वाले व्यक्ति को वादी जो अंधा हो गया उसने प्रतिवादी को लाइबल ठहराया। उसका ये कहना था कि वादी के द्वारा ये एक्ट किया गया है। अब देखिए इस घटना में शामिल दो मध्यस्थ और हैं जिसके ऊपर पहली बार सिगरेट गिरी, जिसने जो आतिशबाजी जो विस्फोटक सामग्री बेचने वाला था उसके पास में जाकर गिरी, उसने अपनी दुकान को बचाने के लिए फिर उसे फेंका। तो ये जो कृत्य था ये एक तरीके से उनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसका जो कृत्य है वो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ही था। कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए उसको फेंकेगा, इसीलिए जो मूल करता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं जब हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पढ़ेंगे तब भी इस केस को वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कार्य करते समय कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानता है और उसके बाद में वो एक्ट करता है तो उस परिणाम से वो अवगत है। तो जो प्रथम व्यक्ति जिसने सिगरेट को फेंका, जलती हुई सिगरेट को फेंका, वह इस बात के लिए लायबल है, चाहे उसके बीच में दो मध्यस्थ और क्यों ना हो, मूल रूप से वह व्यक्ति लायबल होगा। पिट्स वर्सेस हंट का भी केस इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है उसके हाई कोर्ट ने यह विनिश्चित किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी और कृत्य में शामिल होता है और इस दौरान वह किसी एक को क्षतिकारित करता है तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर बात में क्या हुआ कि एक स्कूटर चालक दो स्कूटर चालक जा रहे थे, उसमें से एक 18 साल का और एक 16 साल का था और शराब के नशे में थे। शराब के नशे में स्कूटर पर जा रहे थे, उसी समय उसने एक तेज़ गति से आती हुई जो चालक था उसको टक्कर मार दी और उसका कारण क्या था, क्योंकि जो पीछे बैठा हुआ था उसने उसको उकसाया कि तू गाड़ी को तेज चला और जिसमें उस चालक की मृत्यु हो गई। अब मूल क्या है, न्यायालय ने कहा कि वादी स्वयं उपेक्षा के लिए दोषी है। जब आप किसी एक्ट को करते हैं, करते समय आप खुद लापरवाह हैं, सामने वाला भी लापरवाह है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूट नेग्लिजेंसी का केस है। वहां आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपकी अंशदायी उपेक्षा यदि नहीं होती तो शायद वह घटना बच जाती, वह घटना रुक जाती, तो फिर न्यायालय उसे कंपनसेशन नहीं दिलाएगा इस बात पर कि वो अपने पीडी के अधिकार का उपयोग है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति पीडी के अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में आया, उसका कॉज यदि वो खुद है तो भी वो बचाव नहीं है। तो सामान्य रूप से जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार आपको तभी उपलब्ध होगा जबकि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें आपके जान माल का, आपके जीवन का, आपकी संपत्ति का, दूसरे की संपत्ति का, दूसरे के जीवन का इमीडिएट डेंजर जो है खत्म होने का, इमीडिएट नुकसान होने का आसन संकट जो है वो आपके सामने उपलब्ध है और आपके द्वारा उस संकट को दूर करने के लिए केवल उतनी ही रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है जितना करना उस घटना को रोकने के लिए पर्याप्त था। उसके अतिरिक्त किया गया बल का प्रयोग वो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के तहत जस्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट डिफेंस आता है इनवाइटेबल एक्सीडेंट्स। अब देखिए अवश्यम भावी घटना, अभी हमने कुछ देर पहले किया आवश्यकता जनित कार्य, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, कि जहां किसी कार्य को करना आपकी डायर नेसेसिटी थी। जैसे किसी महिला कारावास में रहने वाली महिला को जबरदस्ती उसकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए यदि आपने कुछ नहीं खिलाया या पिलाया तो वो मर जाएगी। तो इस कार्य को होने से बचाने के लिए जो कार्य आपके द्वारा किया गया है वो एक्ट ऑफ नेसेसिटी है। और अब हम बात करें इनवाइटेबल एक्सीडेंट, अवश्यम भावी घटना, जहां पर आप कोई भी व्यक्ति किसी कार्य की पूर्व कल्पना नहीं कर सकता, अपनी ओर से जितना बचाव करना था कर लिया, उसके बावजूद भी घटना हो जाए तो हम यही कहते हैं बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने अपनी ओर से बचाव की बहुत कोशिश की, बावजूद उसकी घटना हुई, तो वो एक तरीके से इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हम जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का टॉपिक करेंगे तब हम क्लियर करेंगे। रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो मामला था, रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में क्या था, उसने अपनी ओर से एक सही इंजीनियर को नियुक्त किया,
इंजीनियर की देखरेख में खुदाई की गई। खुदाई करके उसने यह प्रयास किया कि एक ऐसे जल स्रोत का निर्माण करे जिसमें उसे पड़ोसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। जैसे ही उसने जल स्रोत में पानी डाला, पानी डालते ही किसी पुरानी सुरंग की वजह से वह पानी एग्जिट हुआ और एस्केप करके पड़ोसी के कोयले की खान में चला गया और उसे भारी नुकसान हुआ। न्यायालय के सामने जब केस गया तो उसने इस बात का बचाव लिया कि ये इनवाइटेबल एक्सीडेंट है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी ओर से जितनी भी सावधानी और सतर्कता बरतनी है उतनी बरत लेता है और बावजूद उसके नुकसान हो तो वो इनवाइटेबल एक्सीडेंट या अवश्यंभावी दुर्घटना का पार्ट माना जाता है। यानी वो एक तरीके से ऐसी घटना है जिसको व्यक्ति चाह कर भी नियंत्रण में नहीं रख सकता। लेकिन न्यायालय ने इस रायलैंड बनाम फ्लेचर में एक नया सिद्धांत भी दिया और यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह बचाव नहीं मिलेगा कि उसने सावधानी के सारे एलिमेंट पूरे कर लिए। हालांकि नेग्लिजेंसी टॉर्ट का एसेंशियल एलिमेंट है। जब भी आप अपकृत्य के तहत किसी व्यक्ति को लायबल ठहराते हैं तो आपको अपकृत्यपूर्ण दायित्व को निश्चित करने के लिए एक उपेक्षा के तत्व को, एक उपेक्षा के मेंटल एलिमेंट को भी कहीं ना कहीं ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन न्यायालय ने यह तय किया कि यदि उपेक्षा न बरती गई हो तो भी व्यक्ति लायबल है, जिसको मिस्टेक लायबिलिटी के सिद्धांत में और क्लियर करेंगे। फ्रेडरिक पोलॉक जो है उसने अवश्यंभावी दुर्घटना के बारे में ये कहा कि वह दुर्घटना ऐसी है जो ना तो आशायित थी, ना तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना उसको आप इंटेंट में ले सकते हैं, ना अपने मानसिक में ले सकते हैं, और जितनी युक्तियुक्त सावधानी आपके द्वारा बरती जानी थी उतनी आपने बरत भी ली है, फिर भी घटना टालना संभव नहीं है। तो ऐसी घटना को इनवाइटेबल एक्सीडेंट या अवश्यंभावी दुर्घटना के नाम से जानते हैं। नेशनल कोल बोर्ड वर्सेज इवांस का जो केस है उसमें न्यायालय ने ग्राम परिषद की एक भूमि के नीचे बिजली की केबल लाइन रखी, यानी कि खोद के अंडरग्राउंड बिजली केबल डाली गई, जिसकी जानकारी वादी को नहीं दी। और जब ग्राम परिषद द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया नियोजन के तहत, तो उसने निर्माण के लिए जैसे ही उसने खुदाई की तो वो दबी हुई केबल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और इसके लिए क्षतिपूर्ति का वार संस्थित किया गया, जिसके बचाव में अवश्यंभावी दुर्घटना का बचाव लिया गया कि भाई ये दलील प्रस्तुत की गई कि ये तो इनवाइटेबल एक्सीडेंट है, अंडरग्राउंड केबल की जानकारी सामान्यतः नहीं होती। तो न्यायालय ने इस बचाव को स्वीकार किया। उसका कारण यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं देंगे कि इस जमीन के नीचे पर केबल है तो वो सामान्य रूप से जब खुदाई करेगा तो यह एक सामान्य युक्तियुक्त परिस्थितियां हैं कि वो खुदाई करेगा, तो उसमें यदि केबल क्षतिग्रस्त होती है तो पार्ट ऑफ इनवाइटेबल एक्सीडेंट है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। स्टेनली वर्सेस पावेल का केस है जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों शिकार दल के सदस्य होते हैं। प्रतिवादी एक तीतर के ऊपर गोली चलाता है और जो कि पेड़ से टकराकर उछलते हुए वादी की आंख पर लग जाती है, जिससे उसकी आंख चोटिल होती है, आंख पर जख्म आता है। इस घटना को इनवाइटेबल एक्सीडेंट के रूप में निरूपित करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी को बचाव को स्वीकार किया। ये एक तरीके से एक्सीडेंटल केस है जिसको आईपीसी में भी आइडेंटिफाई कर रखा है कि यदि कोई व्यक्ति पेड़ को काट रहा है और कुल्हाड़ी का आगे का जो फल है वो निकल कर कहीं गिर जाए और किसी के चोट कारित हो जाए तो ये एक्सीडेंटल केस है। लेकिन यहाँ जरूरी ये है रीजनेबल केयर बरती गई हो। यदि रीजनेबल केयर का कंसेप्ट हटता है तो इनवाइटेबल एक्सीडेंट आपका बचाव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को सावधानी बरतना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके द्वारा किया गया एक्ट। तो यदि आप उसमें चूक करते हैं तो फिर वो अवश्यंभावी दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। ब्राउन वर्सेस कैंडल का जो केस है जिसमें प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और अलग करने के प्रयास में प्रतिवादी ने लाठी चलाई और लाठी जैसे ही घुमाई तो दुर्घटनावश पीछे खड़े हुए किसी व्यक्ति को जैसे ही लाठी को पीछे ऐसे किया तो पीछे की तरफ से कोई व्यक्ति खड़ा था और उसकी आंख पर चोट अकारित हो गई। अब ये जो चोट आई इसकी क्षतिपूर्ति का वाद लाने के लिए उसने प्रतिवादी के ऊपर केस किया। न्यायालय ने यह कहा कि यह अपरिहार्य घटना है क्योंकि सामान्य रूप से उचित और वैध है। अप्रत्याशित दुर्घटना हुई है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप उसके लिए कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए एंटाइटल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लकड़ी को ऐसे करेगा तो हो सकता है कि पीछे ये घटना हो, जैसे ही कोई व्यक्ति गेट खोले और उसी समय आपका अंदर जाने तो टकराट होना, ये सब पार्ट ऑफ जो है इनवाइटेबल एक्सीडेंट माना जाएगा। इसी प्रकार होम्स वर्सेज मेथर का केस है जिसमें जब प्रतिवादी जो है वो घोड़ों को उसका नौकर राजमार्ग से ले जा रहा होता है, उसी समय कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही कुत्ते भौंकते हैं घोड़े जो वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो सेवक उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद उसके एक मोड़ पर उस वादी को टक्कर मार देता है
और उसको घायल कर देता है। न्यायालय इसे अवश्यंभावी दुर्घटना मानते हुए वादी के वाद को खारिज करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सेवक जो है उसने उन घोड़ों को नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह नियंत्रण में नहीं कर सका। तो रीजनेबल केयर जो है वो कहीं ना कहीं बचाव का। रयान वर्सेस यंग का मामला है जिसमें एक मोटर वाहन से किसी व्यक्ति के द्वारा वाहन चलाते वक्त एक दुर्घटना कारित की गई और अचानक से जब वो गाड़ी चला रहा था तब उसको हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आने की वजह से उसका नियंत्रण जो है गाड़ी से चला गया और वह गाड़ी जो है किसी चीज़ से टकराई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने इस अटैक को एक तरीके से इनवाइटेबल एक्सीडेंट माना और न्यायालय ने ये माना कि ऐसे केसेस में व्यक्ति अपनी ओर से पूर्ण सावधानी बरत सकता था, लेकिन जब भगवान की इच्छा, यानी कि इसके बाद जस्ट हम करेंगे एक्ट ऑफ गॉड, तो ये जो इनवाइटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में यदि हम डिफरेंस समझें तो इनवाइटेबल एक्सीडेंट में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, यानी कि व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट अवश्य होता है। लेकिन जब हम एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड में व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो बियॉन्ड द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। पद्मावती वर्सेस युगांतिका का जो केस है उसमें दो अजनबी जो है एक जीप में लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के द्वारा कुछ ही दूरी पर जाने पर जीप के आगे का जो पहिया होता है उसका एक बोल्ट खुल जाता है और उस कारण से उसकी जीप से अलग हो जाता है। दोनों दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। न्यायालय में केस चलता है। मूल रूप से यहाँ ये भी कहने का न्यायालय के द्वारा प्रयास किया जाता है कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का केस है, क्योंकि आप एक व्यक्ति खुद अपनी सहमति से उस कार्य को अंजाम दे रहा है। लेकिन न्यायालय ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये कहा कि ऐसे केसेस जहाँ पर एक व्यक्ति रीजनेबल केयर बरतता है, हाँ, यदि यह साबित कर दिया जाए कि ड्राइवर को इस बात की जानकारी थी कि जीप में कोई नट बोल्ट ढीले हैं और उसने प्रॉपर केयर नहीं बरती गई है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए रीजनेबल केयर का जो सिद्धांत है वो सीधा सीधा इस बात पर है कि जितने रिस्क का अमाउंट अपलिफ्ट होता है उतना ही रीजनेबल कंसेप्ट जो है कि उपेक्षा जो है उसके कंसेप्ट को हम नियंत्रित करते हैं। जितना रिस्क उतनी ही ज़्यादा सावधानी बरतने का कर्तव्य। यदि आपके द्वारा उस रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर लूप होल किया गया है तो आप इनवाइटेबल एक्सीडेंट का बचाव नहीं ले सकते। थैंक यू।